ठीक है। तो वो तीन टूल हैं आपके, ब्लर टूल, शार्पन टूल और स्मज टूल। ठीक है। अब बारी बारी देख लेते हैं तीनों का क्या काम है। ठीक। तो उसके लिए मैं एक इमेज ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और उसको क्रॉप कर लेते हैं। और ठीक है। अब ब्लर टूल का काम क्या है? अब ये एक एक्चुअली पोर्ट्रेट पिक्चर है। ठीक है। पोर्ट्रेट्स में फोकस सब्जेक्ट पर होता है, और शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड की वजह से जो मेरे सब्जेक्ट से दूर वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो मेरे फील्ड, जो पीछे की फील्ड है, वो सब जो है आउट ऑफ फोकस जाने लगती है। ठीक है? ये फोटोग्राफी का टॉपिक है। अगेन, हमसे रिलेटेड नहीं है, बट हम अपने टॉपिक को समझने के लिए बात कर रहे हैं कि वो चीज़ ब्लर नज़र आती है जो हम, आपने अक्सर देखा होगा अपनी पिक्चर्स में, जो आप पीछे बैकग्राउंड में ब्लर देखते हैं, वो ब्लर की बात कर रहा हूं। ठीक है। अब बेसिकली ब्लर टूल का काम क्या है? ब्लर टूल का काम है ब्लर करना। ठीक है। जो उसका नाम है वही उसका काम है। अब ब्लर टूल क्या करता है? ब्लर करता है। हमेशा नई लेयर पे काम कीजिएगा। लेयर की कॉपी ले ली मैंने, इसका मोड ले लिया नॉर्मल, इसकी स्ट्रेंथ ले ली 50%। यूजुअली आप 50% से ही चलेंगे। सैम्पल ऑल लेयर्स पे चेक कर लिया। ठीक। और यहाँ से ब्रश सेलेक्ट कर लिया आपने अपनी मर्जी का। जैसे मैं ये ब्रश सेलेक्ट कर रहा हूँ, साइज यही है, हार्डनेस थोड़ी सी कम कर लेते हैं। ठीक। अब जब मैं इसके ऊपर ब्लर टूल फेरूंगा, तो आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे आप, मैं जैसे जैसे इसके ऊपर ब्लर टूल फेरता जा रहा हूँ, वैसे वैसे सब्जेक्ट के ऊपर ब्लर आता जा रहा है। ठीक है। तो वैसे तो इसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, लेकिन कभी आपके पास कुछ इस तरह की इमेजेस आ जाएं ठीक होने के लिए, जिनमें किसी ने पोर्ट्रेट क्लिक किया हो और कोई कोई हिस्सा किसी एरर, लाइट एरर की वजह से रह गया हो, या वो हिस्सा, दो हिस्से, अनवांटेड हिस्से फोकस में आ गए हों, तो उस को कवर करने के लिए हम ये ब्लर टूल यूज करते हैं। जितना ज़्यादा मैं फेरता जाऊंगा, ये भी बिल्कुल ब्रश की तरह है, इसकी प्रॉपर्टी वैसे ही काम करती है, जितना ज़्यादा मैं इसे फेरता जाऊंगा उतना ज़्यादा ये ब्लर करता जाएगा। मैं सब्जेक्ट पे इसलिए फेर रहा हूँ ताकि आपको नज़र आए कि हम क्या काम करें। अब एक्चुअली इस पे जो है वो फेरते हुए मुझे इतना इशू क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बहुत बड़ी इमेज है। ठीक है। ये एक बहुत बड़ी इमेज है, और बड़ी इमेजेस पे मैंने आपको बताया है क्योंकि डेटा ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा काम करना पड़ता है। हम एक काम करते हैं, इसे रीसाइज कर लेते हैं। इमेज, इमेज साइज। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे परसेंट में कर लेता हूँ। ये 100% की जगह मैं रखना चाह रहा हूँ सिर्फ इसका 40%। ठीक है। अब टोटल जितनी इमेज थी उसमें से इसका सिर्फ 40% डेटा रह जाएगा। वेट अ सेकेंड, पहले हम अपनी इस लेयर को डिलीट कर दें। बैकग्राउंड लेयर पे जाके वो जो सारा ब्लर था वो ख़त्म हो गया है। ठीक। इमेज पे जाएंगे, इमेज साइज पे जाएंगे। ये सेंटीमीटर में होता है बाय डिफॉल्ट, आपका किसी और पे भी आ रहा हो सकता है। मैं परसेंटेज पे जा रहा हूँ, 100% बाय 100% की जगह मैं कह रहा हूँ सिर्फ 40% बाय 40% का डेटा रखो, बाकी सारा डेटा उड़ा दो। ठीक है, क्योंकि एक बहुत लार्ज इमेज है। आप देख रहे हैं 40% के डायमेंशन में भी मेरे पास 1092 पिक्सल्स बाय 862 पिक्सल्स आ रहा है। ठीक। ओरिजिनल जो है वो इमेज 16.8 MB की थी, और अब 40% करने के बाद 2.69 MB की रह जाएगी। ठीक है। तो मैंने इमेज का साइज छोटा कर दिया। अब इसको कंट्रोल 0 हिट कर लेते हैं ताकि स्क्रीन फिट हो जाए। ठीक है। अब जब मैं ब्लर टूल लूंगा और इस पे ब्लर टूल से क्लिक करूंगा, तो अब मैं हल्का हल्का सा भी क्लिक करूंगा तो ज़्यादा इफेक्ट आएगा। इसकी वजह यह है कि अब मेरे पास जो है वो डेटा क्या हो गया, कम हो गया। ठीक। तो आपको भी ये काम करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कितने, किस साइज की इमेज पे काम कर रहे हैं, तो उस अमाउंट का ब्लर उस पर अप्लाई होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा डेटा वाली, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पिक्सेल्स वाली इमेज पे काम कर रहे हैं, बड़ी इमेज पे काम कर रहे हैं, तो आपको फिर जो है ब्लर का अमाउंट ज़्यादा रखने के लिए आपको बार बार उस चीज़ को फेरना पड़ेगा ब्लर को। ठीक है।
कोई इतना काम आने वाला टूल है भी नहीं, लेकिन क्योंकि टूल्स का पार्ट है तो वो बताना जरूरी है, ठीक है। एनीवेज मैं सारा ब्लर रिमूव कर देता हूँ। ओके। अब मेरे पास अगला टूल है शार्पनिंग टूल। शार्पनिंग टूल क्या करता है? शार्पनिंग टूल शार्प करता है मेरे सब्जेक्ट के पार्ट्स को। मैं जहाँ जहाँ शार्पन टूल फेरूंगा वो वहाँ वहाँ शार्प करता जाएगा, ठीक है। अब आपको ये भी एक तरह का काइंड ऑफ डिस्ट्रक्टिव टूल है। अगर आप ज़्यादा फेरेंगे तो आपको दिखाता हूँ क्या होगा। ऐसे ना बर्न सा हो जाता है एरिया। ये हेड पे देख रहे हैं ये जो पिक्सेल्स आ रहे हैं मिक्स्ड कलर के, ये होने लगता है। तो शार्पन टूल को भी आपने बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपने हर जगह इसको फेरना ही फेरना है। अगर मैं किसी फीचर्स को एनहेंस करना चाहता हूँ, जैसे मेरे पास जॉ लाइन है, आइज हैं, तो बस वन टाइम उसे फेर के एंड देन बस रुक जाना है। उसकी वजह ये है कि अगर आप ज़्यादा करेंगे तो ओवरडू की सूरत में ये आपकी पिक्चर बर्न करने लगेगा, ठीक है। सर मेरे प्लस का साइन आ रहा है। कहाँ प्लस का साइन आ रहा है जैन? सर जब मैं ब्लड पे क्लिक कर रहा हूँ और जब पिक्चर पे जा रहा हूँ तब आ रहा है। ओके। अब मुझे बाद में दिखाइएगा कि किस तरह आ रहा है। आपने ब्लर टूल ठीक से सिलेक्ट किया है, पिक्चर की लेयर सही सिलेक्ट की हुई हैं, फिर देखेंगे। हो सकता है आपने सिलेक्शन में कुछ गड़बड़ की हो, ठीक। एनीवेज हम अपनी पिक्चर पर आ गए हैं। मैंने पिक्चर की कॉपी ले ली है। आपको शार्पन टूल की जो है वो प्रॉपर्टी दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा इसका ब्रश छोटा कर रहा हूँ, ठीक। और अब मैं सिर्फ उन एरियाज पे ये ब्रश फेरूंगा जो मुझे हाईलाइट करना है, ठीक है, जिनमें मुझे शार्पनिंग चाहिए। जैसे आईज हो गई, लिप्स हो गए, नोज हो गई, जॉ लाइन हो गई, ठीक है। लेकिन डोंट ओवर डू इट, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे से चेंजेस होते हैं लेकिन इफेक्ट पड़ता है इससे, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो आपको फर्क पता चलेगा लेयर खोलने और बंद करने पे। अगर मैं बार बार फेरूंगा तो ये देखें आइस के ऊपर किस तरह का इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अगर मैं चिन पे बार बार फेरूंगा तो चिन पे भी इसी तरह के पिक्सल्स आना शुरू हो जाएंगे। तो इसको इस्तेमाल करते हुए ज़रा ध्यान से और उतना ही इस्तेमाल कीजिएगा जितनी की ज़रूरत है। फिर मेरे पास स्मज टूल, ठीक है। अब स्मज टूल क्या करता है? स्मज टूल जो है ना वो मिक्सअप करता है पिक्सेस को ना, ऐसे आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे आपने ब्रश लिया हुआ है ना, तो आप यहाँ से इसमें ब्रशेस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये वाला ब्रश ले लेता हूँ। अब मैं जब स्मर्ज करूंगा तो ये इस तरह इसको स्मर्ज करेगा, ठीक है। स्मर्ज टूल का काम बस इतना ही है कि वो आसपास के कलर्स के साथ उसको स्मर्ज कर देगा। ये रूल्स काम के नहीं है अगेन, बट क्योंकि पार्ट है सॉफ्टवेयर का तो आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कहीं कभी कोई ऐसा सिनेरियो बन जाए जहाँ आपको इस तरह के टूल्स इस्तेमाल करना पड़े, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें थी छोटी सी जो हमें डिस्कस करनी थी। इसके बाद जो आज हमारा मेन टॉपिक है वो है लेयर मास्क का, ठीक है। तो लेयर मास्क से शुरू करेंगे कि क्या होता है। तो लेयर मास्क अपने नाम से जैसे बता रहा है कि ये एक तरह का मास्क होता है। अब मास्क का काम क्या होता है? अगर आप मास्क पहन रहे हैं तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्या काम करेगा?
कवर करेगा। ठीक है। और ठीक है सर, कवर करेगा। इट्स एन एक्सेप्टेबल आंसर कि वो कवर करने के लिए। ठीक। तो मास्किंग क्या होती है, कैसे बनती है, वो हम देख लेते हैं अभी। मैं एक पिक्चर ओपन कर रहा हूँ। ठीक। अब मास्किंग क्या होती है? मास्किंग आपकी ही लेयर के ऊपर समझे एक मास्क आ जाता है। मास्क का काम क्या है? कवर करना, आपकी लेयर को कवर कर लेता है। ठीक है। और उसमें उसकी दो प्रॉपर्टीज फंक्शनैलिटी हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम मास्क क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, इस लेयर को मैंने नॉर्मल लेयर कर लिया डबल क्लिक करके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक ऑप्शन है यहाँ मेरे लेयर पैनल में नीचे, ये वाला FX के बराबर। ठीक है, जिसमें एक विंडो बनी हुई है और बीच में सर्किल बना हुआ है, जिस पे आप होवर करेंगे तो बताएगा भी कि ऐड लेयर मास्क है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आपके लेयर पैनल पे आपकी इमेज के थंबनेल के साथ एक और थंबनेल आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपके ये थंबनेल छोटे आ रहे हैं तो आप पैनल्स की प्रॉपर्टीज में जाके, पैनल ऑप्शन में जाके आप यहाँ से अपने पैनल्स के थंबनेल का साइज बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी मैक्सिमम करके रखा है। आप चाहें तो अपने पैनल का साइज बढ़ा के उसे प्रॉपर देख भी सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा लेयर आ रही है और लेयर के बराबर में मास्क आ रहा है। ठीक है। अब लेयर किस तरह काम करती है? लेयर इस तरह काम करती है कि जैसे मैं ब्रश ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा कर लिया। अब मैं ब्रश भी कुछ प्रॉपर ब्रश ले लेता हूँ। ठीक है। अभी आपको सबसे पहली बात इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप लेयर पे काम कर रहे हैं तो आपकी लेयर के ऊपर, अगर आप लेयर पे काम करना चाह रहे हैं यानी अपनी ओरिजिनल इमेज पे काम करना चाह रहे हैं, तो आपकी इमेज एक्टिव होनी चाहिए। ठीक है। और अगर आप मास्क पे काम करना चाह रहे हैं तो आपका मास्क एक्टिव होना चाहिए। ठीक है। तो लेयर मास्क एक्टिव करके मास्क वाली प्रॉपर्टीज एक्सेस करेंगे आप। ठीक। अब मास्क काम कैसे करता है? मास्क को इस तरह से समझें आप कि ये एक शीशा है। ठीक है, जिसपे अगर आप काला कलर फेरेंगे, जिस शीशे पे आप क्या फेरेंगे, काला कलर फेरेंगे, तो वो क्या करेगा? गायब होता जाएगा। ठीक है। और आपको वो मास्क नजर भी आएगा यहाँ पे अपने मास्क के थंबनेल के ऊपर कि आपने कितना एरिया ब्लैक कर दिया। ठीक है। और सेम अगर आप वाइट से कलर करेंगे तो वो वापस से आपका जो एरिया है, जो पिक्सेल्स थे जो रिमूव किए थे आपने, वो उसे वापस लेकर आएगा। ठीक है। अब हम क्यों प्रेफर करते हैं मास्क को ओवर द इरेजर? इरेजर में क्या होता है कि अभी मैंने यहाँ से इरेजर उठाया, ये अपनी लेयर पर आया और मैंने इसको इरेज करना शुरू किया, ये इसने इरेज कर दिया। ठीक है। अगर मैं अभी कंट्रोल Z करूंगा, अंडू करूंगा, तो ये वापस अंडू कर देगा। लेकिन अगर अगर मैंने इरेज हुआ हुआ पार्ट कंट्रोल सेव करके फाइल एक बार सेव कर दी, ठीक है, तो इसके बाद ये पिक्सेल्स डिलीट हो गए, खत्म हो गए, ये वापस नहीं आएंगे। जबकि लेयर में, मास्क में ऐसा नहीं होता। लेयर मास्क में जो पिक्सेल्स मेरे पास से चले गए हैं, लेट्स जस्ट से मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैंने ये बॉटल मिटा दी। ठीक है। अभी रफ सिर्फ मास्क यूज करने से रहा, ये बॉटल मैंने मिटा दी। अब मैं इसको सेव कर दूंगा, फोटोशॉप बंद कर दूंगा, कल अगले दिन खोलूंगा, 3 महीने बाद खोलूंगा, और वापस से आके अपना वाइट कलर लेके इसके ऊपर पेंट करूंगा, तो ये वाइट वाले एरियाज को वापस से एक्टिव कर देगा। वाइट का मतलब है कि आपको नजर आएगा, ब्लैक का मतलब है कि आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है। तो जब जब आप इसके ऊपर वाइट कलर फेरेंगे तो उसका मतलब है कि जो भी इमेज है
वो नजर आने लगेगी। यानी वाइट ट्रांसपेरेंट के लिए है और ब्लैक ओपैक के लिए है। ठीक है, क्योंकि अब मास्क ट्रांसपेरेंट हो गया तो आपको पीछे की इमेज नजर आ रही है। ठीक है, जब आप मास्क पे ब्लैक कलर फेरेंगे तो मास्क क्या हो जाएगा, ओपैक हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको उसके आर पार नजर नहीं आएगा, तो वो एरिया डिलीट होता जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो मास्क का फायदा ये है कि कंप्लीटली क्या नहीं होते, पिक्सेल्स डिलीट नहीं होते उसमें से। ठीक है, हमने मास्क बनाना सीख लिया और हमें पता लग गया कि हम क्यों इरेजर के ऊपर किसे प्रेफर करते हैं, मास्क को प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव नहीं है। जो पिक्सेल्स चले गए, जो काम हो गया, मैं उसे रिवर्ट कर सकता हूँ। इरेजर में ऐसा नहीं है, अगर एक बार इरेज करके मैंने फाइल सेव कर दी तो उसके बाद जो है वो उसे डेटा वापस नहीं आता। और इस बात का ख्याल रखना है कि जब मैं मास्किंग यूज कर रहा हूँ, जब मैं ब्रश टूल यूज कर रहा हूँ तो मैंने मास्क सिलेक्ट किया हुआ, अगर मैं इस लेयर पे आके कलर करने लगूंगा तो ये वाइट कलर करने लग जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि अब ये लेयर आ गई, अब ये मास्क नहीं है। ठीक, अब आप एक चीज और गौर करें, जब भी मैं आप इन दोनों के बिटवीन टॉगल करता हूँ तो होता क्या है, मेरे कलर बॉक्स के अंदर, कलर स्वॉच के अंदर कलर्स में चेंजिंग आ रही है। अगर मैं लेयर पर आ रहा हूँ तो मेरे पास हर कलर मौजूद है। ठीक है, मैं यहाँ से ऑरेंज भी सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसके ऊपर ऑरेंज भी कर पा रहा हूँ। ऑन दी अदर हैंड में जैसे ही लेयर मास्क पे जाता हूँ, ये इसको ऑटोमेटिकली ब्लैक एंड वाइट कर देता है। ठीक है, और मैं यहाँ से कलर चूज भी करना चाहूँ तो उसके बावजूद भी वो मुझे कलर दे नहीं रहा, उसने क्या दे दिया, ग्रे कलर उठा के दे दिया। ठीक है, अब ये ग्रे क्यों है, ये अभी मैं बताता हूँ। एक्चुअली ये जो ग्रे है, ये जो पूरा लेयर मास्क है, ये ग्रे स्केल पे काम करता है। ग्रे स्केल स्केल पे काम करने से इसका मतलब ये है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ब्लैक है और इसकी लोएस्ट वैल्यू वाइट है। और इन दोनों के दरमियान जो ग्रे के जितने शेड्स बनते हैं वो इसकी ओपेसिटी डिफाइन करते हैं। वाइट का मतलब है कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट और ब्लैक का मतलब है कंप्लीटली ओपैक। ठीक है, अब अगर आप इसके दरमियान का कोई ग्रे कलर चूज करते हैं तो वो ग्रे कितना डार्क है इससे पता चलेगा कि ये कितना ओपैक होगा, और वो ग्रे कितना लाइट है इससे पता चलेगा कि वो कितना ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, लेट्स जस्ट से अगर मैं यहाँ कोई डार्कर ग्रे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला, और फिर मैं यहाँ लेयर पे क्लिक करता हूँ और फिर मैं कोई लाइटर ग्रे सिलेक्ट कर लेता हूँ ऊपर से और फिर मैं करता हूँ। ठीक है, दोनों ने सेम काम किया, लेकिन क्या इसमें ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है और इसमें कम है। ठीक है, उसने कंप्लीटली इरेज नहीं किया। क्यों, क्योंकि वो वाइट की तरफ ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा। और इसने क्यों कंप्लीटली इरेज किया, क्योंकि ये ब्लैक की तरफ ज्यादा था, डार्कर ग्रे था। तो आप ये इसके साथ काम करेंगे तो आपको और इससे जो है वो, इसके साथ आपका हाथ सेट हो जाएगा। पर फॉर द टाइम बिंग ब्लैक और वाइट इसकी हाईएस्ट वैल्यूज हैं, और बीच की ग्रेज जो हैं वो डिपेंड करता है कि आप लाइटर ग्रे लेंगे तो कम, और डार्कर ग्रे लेंगे तो ज्यादा इरेज करेगा। ठीक है, लेयर मास्क समझ में आ गया कि क्या है, किस तरह काम कर रहा है। सिर्फ लेयर मास्क की डेफिनेशन अभी जो मैंने बताई है, समझ आ गया क्या है, क्यों है, कैसे काम कर रहा है। ठीक है, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जो मास्क बना रहे हैं या आप जो मास्क करने लगे हैं वो एरिया जो है वो आप ब्रश से ही सिलेक्ट करें। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ क्विक सिलेक्शन टूल। ठीक, और अपनी लेयर पर आके मैं क्विक सिलेक्शन टूल से अपनी बॉडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ।
ठीक है। अब जब मैंने इसकी अपनी सिलेक्शन बना ली है, ठीक, अब मैं जाके क्या करूँगा, अब मैं इस सिलेक्टेड एरिया को पकड़े पकड़े मैं यहाँ से इसका मास्क ऑप्शन नहीं, मैं इसके मास्क को ड्रैग करूंगा डिलीट के बटन पे, तो यहाँ से इसका मास्क डिलीट हो जाएगा। ठीक। और अब मैंने क्या किया है, मैंने एक सिलेक्शन बनाई है और मैं जाके सिर्फ सिलेक्शन बनाए हुए एक्टिव एरिया के अंदर मैं जाके मास्क पे क्लिक कर रहा हूँ। तो अब उसने क्या किया, उसने ऑटोमेटिकली मेरी सिलेक्शन के गिर्द मुझे मास्क बना के दे दिया, जिससे मैंने अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की गिर्द उसने मुझे क्या करके दे दिया, मेरा मास्क बना के दे दिया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो ब्रश से बैठ के जो है इसमें पेंटिंग करें और फिर आपको ये मास्क क्रिएट करके देगा। तो आप डायरेक्ट जो है वो इससे भी बना सकते हैं। ठीक है। अब एक सवाल ये है कि सर जब मास्क बनता है, ओके, इसे डिलीट कर देते हैं वापस। सर जब मास्क बनता है तो जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाइट, कंप्लीट वाइट का मास्क बना रहा है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये कंप्लीट ब्लैक का मास्क बनाए तो वो मैं कैसे बनाऊंगा। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ऑल्ट पकड़ के मास्क लेयर बटन हिट करना है और उस ऑल्ट के साथ मास्क लेयर बटन में जो है वो, उस ऑल्ट के साथ जब आप मास्क लेयर बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो कंप्लीटली ब्लैक एरिया दे देगा। ठीक है। तो आपके ऊपर है ये कि आप चाहें तो कंप्लीट वाइट एरिया से मास्क बना सकते हैं, यानी सब कुछ दिख रहा होगा आपको, और आप चाहें तो कंप्लीटली ब्लैक एरिया से मास्क बना सकते हैं, उसमें भी आपको सब कुछ भी नहीं दिखेगा, यानी कंप्लीट स्क्रीन क्या हो जाएगी इसकी, ब्लैक स्क्रीन, ब्लैक मास्क के साथ आएगा, ब्लैक एरिया के साथ। ठीक है। अब लेट्स जस्ट से मैंने एक मास्क बना लिया है ऑयल के साथ। ठीक। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो मेरा मास्क है ना ये थोड़ी देर के लिए डिसेबल हो जाए। मैं देखना चाह रहा हूँ कि पीछे स्क्रीन पे मेरे क्या प्रॉपर्टीज नज़र आ रही है मुझे। ठीक है। क्या इमेज पे पीछे ग्राफिक्स में मैं देखना चाह रहा हूँ। तो आप शिफ्ट पकड़ के अपने मास्क के ऊपर क्लियर करेंगे तो आपका मास्क डीएक्टिव हो जाएगा। ठीक है। इसे वापस से एक्टिव करने के लिए, और इसके ऊपर क्रॉस बना हुआ आ जाएगा, इसे वापस से एक्टिव करने के लिए शिफ्ट के ही साथ जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो मास्क जो है वो वापस से खुल जाएगा। शिफ्ट प्लस क्लिक के साथ मास्क इनेबल और डिसेबल होता है। मास्क के थंबनेल पे क्लिक करना। ठीक है। फिर अब हम क्या करें, जैसे मैंने इसकी सिलेक्शन बनाई, कि इस एरिया की सिलेक्शन बनाई, और मैंने जाके क्लिक किया ऑल्ट के साथ अपना लेयर बटन। तो ये ऑल्ट के साथ क्लिक करने पे क्या करता है, ऑब्वियसली ऑल्ट के साथ मेरी सिलेक्शन वाले एरिया को ब्लैक कर देता है और बाकी एरिया को वाइट रहने देता है। ठीक। तो अब इस सूरत में मैंने तो एक पोर्शन सिलेक्ट किया था जिसे बचना चाहिए था और बाकी एरिया को गायब होना था, तो ये तो उल्टा सिलेक्ट हो गया मुझसे। जब भी आपसे ऐसी कोई सिलेक्शन हो जाए तो लेयर मास्क पे रहते हुए आपने कंट्रोल आई प्रेस करना है। कंट्रोल आई का मतलब होता है इन्वर्ट। ठीक है। तो जो भी आपने सिलेक्शन की हुई होगी उस सिलेक्शन का इन्वर्ट कर देगा, यानी जो एरिया ब्लैक है उसे वाइट कर देगा, जो वाइट है उसे ब्लैक कर देगा। तो इस तरह आपके पास जो है वो सिलेक्शन निकल कर आ जाएगी। ठीक है। अब इसका काम क्या है एक्चुअली, इसका काम है किसी एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से निकाल के दूसरी जगह एडजस्ट करना, इसका काम है। ठीक है। जैसे ये मैंने ये प्रोडक्ट उठाया और मुझे इसे कहीं और एडजस्ट करना था, तो मैंने एक बैकग्राउंड इमेज लिया। अब मुझे जो है वो पूरा प्रोडक्ट नहीं लगाना था, मुझे सिर्फ इस पूरे बॉटल में से मुझे सिर्फ ये वाला एरिया लगाना था। से मेरे पास ये पूरे एरिया था। ठीक है। इस पूरे एरिया में से मुझे सिर्फ ये बॉटल वाला एरिया लगाना था और इसके पीछे दूसरा बैकग्राउंड लगाना था। तो मैंने इस एरिया को मास्क करके निकाल लिया। अब बाद में भी अगर कभी मुझे एडजस्टमेंट करनी होगी
तो मेरे पास मेरी मास्किंग लेयर पे काम हुआ हुआ है, तो मैं इसको बाद में एडजस्ट कर सकूंगा अपने हिसाब से। ठीक है, इस तरह मैंने इसे कंट्रोल डी किया और अपने प्रोडक्ट को एडजस्ट कर लिया। ठीक, तो इस तरह के कामों के लिए मेरे पास जो है वो मास्किंग इस्तेमाल होती है। सिर्फ इसी तरह के कामों के लिए नहीं, और भी बहुत सारे काम हैं जो मास्किंग से किए जाते हैं। ठीक है, अब किस तरह के काम, लेट्स जस्ट से हम एक और इमेज खोल लेते हैं अपनी। तो इसमें ठीक है, मैं इसे बंद कर देता हूँ, मुझे अभी इसका कोई काम नहीं है, तो ये बंद कर देता हूँ। मेरे पास ये मेरी एक इमेज मौजूद है। ठीक है, और इस इमेज पे मुझे क्या करना है, मुझे इसका स्काई चेंज करना है। ठीक है, अब स्काई चेंज करने के लिए जो जो मेरे पास सबसे आसान तरीका है वो ये है कि मैं इसका स्काई जो है वो सिलेक्ट कर लूँ। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से कर लेता हूँ, क्विक सिलेक्शन से कर लेता हूँ, जो भी आपको बेहतर लगता है। मैंने क्विक सिलेक्शन से इसका स्काई सिलेक्ट किया। ठीक है, अब स्काई सिलेक्ट किए हुए ही मैंने इस पे मास्किंग का बटन प्रेस किया। इसने क्या किया, सिर्फ स्काई की मास्किंग बना दी। अब मुझे सिर्फ स्काई आउट नहीं करना था, मुझे एक्चुअली स्काई आउट करना था और बाकी एरिया रखना था। तो मैं कंट्रोल इन्वर्ट हेड करूंगा, तो मेरे पास बाकी एरिया रह जाएगा, स्काई रिमूव हो जाएगा और मुझे बैकग्राउंड के ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स दिखने लग गए। अब मुझे दूसरा स्काई लेकर आना है। ठीक है, तो मैं दूसरा स्काई लेकर आ जाता हूँ। ये मैंने स्काई पेस्ट कर दिया। स्काई को बैकग्राउंड लेयर पे ले आते हैं ताकि ये हमें पीछे दिखे। ठीक, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको एडजस्ट तो कर लिया हमने, लेकिन अब हमारा स्काई रेड है और हमारी तस्वीर जो है वो ब्लूइश टोन में है। तो हम इसको थोड़ा सा कलर एडजस्टमेंट कर लेते हैं। कंट्रोल बी से जो है वो आपके पास कलर बैलेंस की स्क्रीन आती है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ, टोन जेंटा यहाँ, और इसके येलोस यहाँ ले आते हैं। इसके अलावा इसकी हाईलाइट्स हैं, हाईलाइट्स समझ देते हैं, और शेडोज में सिर्फ इसका रेडनेस करते हैं। हाईलाइट्स बाहर आनी चाहिए। पिंक, ठीक है। तो आप इस तरह इसके कलर्स वगैरह एडजस्ट करके भी, अगर आपने किसी और कलर का बैकग्राउंड लगा लिया है तो आप इसके कलर्स एडजस्ट करके भी इसके अंदर से एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, कलर एडजस्टमेंट हमारी टॉपिक का पार्ट नहीं था, वो मैंने जस्ट दिखा दिया कि हम एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं इस तरह से। वो हम आगे देखेंगे अगर हमारा कोर्स उतने एडवांस लेवल तक गया तो ये आपके पास आपकी मास्किंग थी। अब मास्किंग में जो है वो एक टास्क है आपके लिए ना। टास्क ये है कि आपको इंटरनेट पे जाना है। ठीक है, और कोई भी ऐसी इमेज तलाश करनी है जिसमें फोकस सब्जेक्ट। ठीक है, फोकस सब्जेक्ट से मेरा मतलब है कि जैसे अभी मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, ये वाली। ठीक है, अब इस तस्वीर में मैं चाहता हूँ कि ये जो लेडी खड़ी हैं, इन सिर्फ लेडी का जो लेडी वाला पार्ट है वो कलर्ड रहे और बाकी सारी इमेज जो है वो ब्लैक एंड वाइट हो जाए। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ। तो आप लोगों का टास्क ये है कि अभी तक आपने जो कुछ भी चीज़ें सीखी हैं मास्किंग से रिलेटेड और कलरिंग से रिलेटेड, तो आप उस तरह जो है इसको मुझे करके दिखाएं। करना क्या है, आपने आपने एक सिलेक्शन बनानी है। ठीक है, उस सिलेक्शन के अलावा जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब मुझे ब्लैक एंड वाइट चाहिए। ठीक, लेयर मास्किंग के थ्रू काम करना है।
न्यू लेयर बना के काम करना है। इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट कैसे करते हैं ये मैं बता देता हूँ। कंट्रोल जे कर लें, आपका जो बैकग्राउंड इमेज है उस पर आ जाए। गेस हम करते हैं इमेज में, एडजस्टमेंट में, और यहाँ हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा है। इसका शॉर्टकट भी होता है ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल बी। ठीक है, जब आप ये हिट करेंगे तो ये आपको जो है वो आपकी इमेज ब्लैक एंड वाइट कर देगा। आई गेस प्रोसेस कर रहा है क्योंकि ये इमेज भी बड़ी है। और यस इट इज़ प्रोसेसिंग क्योंकि दूसरा कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो इसको थोड़ी देर देंगे हम, क्योंकि मेरी मशीन पे इस वक्त लोड है। मैंने इस पे दूसरा सर्वर चलाया हुआ है एक। खैर आप इसको अपने पास परफॉर्म कीजिएगा। आपको शॉर्टकट की भी मैंने बता दिया है। इसका शॉर्टकट की है ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल बी। ठीक है, तो जब आपने ब्लैक एंड वाइट के लिए किया तो आपके पास ऐसे ये ब्लैक एंड वाइट का पैनल ओपन हो गया, जिसके अंदर आपके पास जो है वो कलर्स दे रहा है कि किन किन कलर्स को आपने जो है वो किस किस तरह की हाईलाइट्स रखनी है। ठीक, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो इसमें येलोज है ना वो ब्राइटर रखना। ठीक है, येलोज ब्राइट करके रखना या रेड ब्राइट्स करके रखना। तो जिस भी तरह आप चाहते हैं आप उस तरह उसकी जो है वो प्रॉपर्टी सेट करें, थोड़ा इन बार्स के अराउंड खेलें। ठीक है, और समझें कि किस कलर को चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है। जब आपको ये चीज़ समझ आ जाए तो फिर हिट ओके कर दिएगा। ये आपको आपके पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट करके दे देगा। ठीक है, अच्छा हमें रिजल्ट इसलिए भी नज़र नहीं आ रहे थे क्योंकि हमारी ये वाली लेयर इस लेयर के ऊपर थी और इसे मैंने बंद नहीं किया हुआ था। तो मैं जो प्रीव्यू दिखा रहा था वो सारे इस पे हो रहे थे, लेकिन वो उस पे नज़र नहीं आ रहे थे। हम दोबारा कर लेते हैं। तो जी, तो जी हमारा शॉर्टकट की है ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल बी। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट बी हिट करते ही आपके पास ये पेन आ गया। ठीक है, इस पैनल के अंदर अब आप चाहें तो इसके रेड्स की हाईलाइट बढ़ा दें। ठीक है, जो जो रेड पिक्सेस से वो ब्राइटर होते जा रहे हैं, और जैसे जैसे मैं इसे डल करता जा रहा हूँ वैसे वैसे ये नीचे आते जा रहा है। तो आपको करना ये है कि आपको एक ऐसी सब्जेक्ट फोकस तस्वीर लेकर आनी है। ठीक है, और उस तस्वीर के अंदर सिर्फ सब्जेक्ट जो फोकस के अंदर है उसमें हाईलाइटेड एरिया, जैसे अगर उसका सूट अच्छा है तो उसके सूट का कलर रहना चाहिए। बाकी इर्द गिर्द का जितनी भी चीजें हैं उन सब वो सारी चीजें क्या नजर आनी चाहिए, ब्लैक एंड वाइट नजर आनी चाहिए। अब ये आपको मास्किंग यूज करते हुए कैसे करना है ये आपका टास्क है। नहीं, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट नहीं करनी है। लेट्स जस्ट से ये वाली पिक्चर ब्लैक एंड वाइट हो गई। ठीक है, और अब मैं चाहता हूं कि इसका जो सब्जेक्ट वाला एरिया है ना जिसमें ये सब्जेक्ट खड़ा हुआ है ये सब्जेक्ट कलर्ड रहे और बाकी सारा एरिया ब्लैक एंड वाइट हो जाए। ठीक है, आप जरा सही से साफ सुथरी सिलेक्शन बना लिएगा। मैं भी रफ सिलेक्शन बना रहा हूँ। ठीक, इस सिलेक्शन को मैं चाहता हूँ जो सिलेक्शन वाला एरिया है उस एरिया में से ये कलर ना आए और बाकी एरिया में आए, या इस एरिया में आए और बाहर वाली साइड ना आए। तो अब आपको किस तरह इस पे मास्किंग अप्लाई करनी है कि ये सिर्फ सामने वाले सब्जेक्ट के पास आपके कलर रह जाए और बाकी पोर्शन के पास ना रहे। ठीक है, अब मैंने करके भी दिखा दिया है। आपने जो है अरीबा मास्किंग जो बनानी है, आपने जो सिलेक्शन बनानी है उस सिलेक्शन को जो एक्टिव उसकी सिलेक्शन हो उस एक्टिव सिलेक्शन के दौरान ही आपने मास्किंग वाला बटन हिट करना है और आपकी सिलेक्शन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपके सामने स्क्रीन पे किया है।
तो मेरी सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर राइट रह गई, ये बाकी सारा पोर्शन क्या हो गया, ब्लैक एंड वाइट हो गया। अगर मैं इसको कंट्रोल आई हिट करूंगा तो ये इन्वर्ट कर देगा और मेरा सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट रह गया है, और बाकी सारा पोर्शन जो है वो मेरा कलर्ड रह गया। तो अभी आपके ऊपर होगा कि आपकी इमेज में क्या बेहतर लग रहा है। ठीक है, आप चाहें तो दोनों बना लीजिएगा, आप फिर उसमें से डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन सा आपको बेहतर लग रहा है, कि सब्जेक्ट ब्लैक एंड वाइट है और बैकग्राउंड कलर्ड है वो सही लग रहा है, या फिर बैकग्राउंड ब्लैक एंड वाइट है और सब्जेक्ट कलर्ड है वो सही लग रहा है। तो जैसे आपको ठीक लगे आप उसको उस तरह करके मुझे एक आपने इमेज तैयार करके देनी है, जिसमें आपको मास्किंग इस्तेमाल करते हुए ये चीज़ करेक्ट करें। ठीक है, सबको समझ आ गया टास्क? यस। आप सबको स्क्रीन नजर आ ही रही होगी। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये सिमेट्रिकल एक हाउस है जिसमें दो अलग अलग कलर के घर बने हुए हैं। ठीक, मैं चाहता हूँ कि ये इस इमेज का ये जो इस तरफ वाला हिस्सा हाफ हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है वो ब्लैक एंड वाइट हो जाए। ठीक है, मैं इसको ओल्ड रेट्रो थीम देने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो राइट साइड वाला हिस्सा है वो कलर्ड रहे। ठीक, तो अब इस सूरत में आपको पता ही होगा कि हमें क्या करना है। आप चाहें तो इसको भी अपना पार्ट बना सकते हैं असाइनमेंट का। सॉरी, मेरी सिलेक्शन एक्टिव थी, कंट्रोल जे करते हुए। अच्छा, जो अगर आप किसी एक्टिव सिलेक्शन में कंट्रोल जे हिट करेंगे डुप्लीकेट लेयर, तो वो एक्चुअली सिलेक्शन वाले पार्ट की नई लेयर बनाता है। ठीक है तो सेम रूल अप्लाई होगा इसके ऊपर भी, जैसे अभी हमने पीछे सब्जेक्ट वाले इसमें किया था। ठीक है, तो ओके, बैकग्राउंड लेयर पर आ गया। एक हमने ऊपर वाली लेयर अभी विजिबल नहीं की हुई, ताकि हम जो चेंजेस करें इसके ऊपर तो वो चेंजेस हमें नजर आए। ठीक, इसको मैंने ब्लैक एंड वाइट कर दिया, और ब्लैक एंड वाइट के अंदर भी मैं इसकी मजेंटा की वैल्यूज को थोड़ा लो कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा और डार्कर करे। येलोज एंड रेड्स लो कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब जब मैं अपनी ऊपर वाली लेयर एक्टिव करूंगा तो मुझे ऑब्वियसली सब कलर के साथ नजर आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हाफ कलर्ड नजर आए और हाफ रेट्रो नजर आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मास्किंग यूज करनी पड़ेगी। मास्किंग के लिए क्या करना होगा, मुझे टॉप वाली लेयर के ऊपर मास्क क्रिएट करना पड़ेगा। बोला है, दैट्स इट। अब आपका जो एक तरफ है वो फुल टाइम हाउस हो गया, और राइट साइड वाला रियल टाइम पिक्चर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप मास्किंग को डिफरेंट कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक दो एग्जांपल्स इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मास्किंग बहुत वाइड चीज़ है, बहुत वाइड चीज़ है। इसमें बहुत सारे और टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, और बहुत सारे काम मास्किंग से किए जाते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं है कि कलर चेंज करने के लिए किया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जो जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे एक सब्जेक्ट किसी भी मतलब मेरा अगर कोई प्रोडक्ट फोटोग्राफी की हुई है और मैं उसमें से प्रोडक्ट निकाल के किसी और इमेज पे रखना चाहता हूँ, उसके लिए भी। ठीक है, किसी सब्जेक्ट को प्रोमिनेंट करने के लिए, किसी चीज़ में डिवीजन बनाने के लिए, जिस तरह ये अभी किया हमने। ठीक है, तो मल्टीपल कामों के लिए मास्किंग इस्तेमाल होती है, और मास्किंग बहुत वाइडली यूज होती है आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर।
तो आपको ये एक ऐसा टूल है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो उस पर आपको कमांड होनी चाहिए। ठीक। समझ आ गया मास्किंग? टास्क भी समझ आ गया? ओके। नेक्स्ट जो हमारे पास हमारा टूल है जो हमने पढ़ना है वो है पेन टूल। ठीक है। अब पेन टूल में हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले दो चीज़ें आ जाती हैं, एक है शेप और एक है पाथ। ठीक है। पेन टूल जो है वो वेक्टर पार्ट क्रिएट करता है। तो हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। आप लोग मुझे बताएं ज़रा कि वेक्टर्स और रास्टेस क्या होते हैं। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, वैसे मैंने अलाउ किया हुआ है। वेक्टर पिक्सल बेस्ड डेटा होता है? नहीं, रास्टर पिक्सल बेस्ड डेटा होता है। ठीक है। वेक्टर पाथ बेस कैलकुलेटेड ज्योमेट्रिकल पाथ वे बेस्ड डेटा होता है। ठीक है। जिसे और वेक्टर और रास्टर में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि वेक्टर डेटा को रीसाइज करने पे पिक्सलेट नहीं होता, जबकि रास्टर डेटा फिक्स पिक्सल होने की वजह से रीसाइज करने पे पिक्सलेट हो जाता है। ठीक। तो जो हमारा पेन टूल है वो वेक्टर डेटा प्रोड्यूस करता है। ठीक। तो वेक्टर डेटा के अंदर मेरे पास दो चीजें आ जाती हैं, शेप्स और पाथ। अभी हम शेप्स देख रहे हैं। ठीक। करता क्या है ये एक्चुअली पेन टूल एक पाथ ड्रॉ करता है। ठीक है। मैंने एक जगह एक एंकर पॉइंट लगाया, इसे एंकर पॉइंट कहते हैं। ठीक है। पेन टूल एंकर पॉइंट बेस काम करता है। मैं एक जगह पॉइंट लगाऊंगा, ये एक एंकर हो गया। ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट जहां भी ले जाके अपने पेन टूल को क्लिक करूंगा, ये नेक्स्ट एंकर पॉइंट लगाएगा। ठीक है। पेन टूल समटाइम जो है वो बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि इसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। मतलब अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किल बात हो जाती है पेन टूल को संभालना। ठीक है। तो घबराना नहीं है, हो जाती है चीजें। अभी हम सिंपल देख रहे हैं कि पेन टूल सबसे सिंपलेस्ट वे में किस तरह काम करता है। सिंपल क्लिक बेस काम करता है। मैंने एक जगह क्लिक किया, दूसरी जगह क्लिक किया, तीसरी जगह क्लिक किया, चौथी जगह क्लिक किया, पांचवी जगह क्लिक किया और यहाँ लाके से मिला दिया। ठीक है। तो जहां जहां मैं एंकर लगाता जाता हूँ वहां वहां ये शेप को फॉलो करता जाता है। मैं लगाता जाऊंगा, ये शेप को फॉलो करता जाएगा। ओके। तो क्या ये सीधी सीधी शेप्स बनाने के ही काम आता है? आप देख रहे हैं हर हर नई शेप के साथ एक नई लेयर खुद बनती जा रही है, मुझे लेना नहीं पड़ी पेन टूल में। ठीक है। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर इसे ऑलरेडी एज अ वेक्टर डेटा ट्रीट कर रहा है, जिसे उसने बाद में रीसाइज करना है। ठीक है। रीसाइज का ऑप्शन देना है, तो अगर वो दूसरी लेयर पे होगा तो वो उसे रीसाइज का ऑप्शन दे पाएगा ना। ठीक। इसके अलावा पेन टूल में आप कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। लेट जैसे आपने एक एंकर पॉइंट लगाया यहाँ, फिर आप यहाँ चले गए और आप अगर इसे पकड़ के हैंडल मूव करेंगे तो आप कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट जगह चला जाएगा। ठीक है। और अगर आप उसको क्लिक को ही पकड़े पकड़े मूव करेंगे तो वो नेक्स्ट डॉट को जो है वो कर्व में एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। ये जो हैंडल है ये एडजस्टर है इस वाले एंकर पॉइंट। ठीक है। लेट जैसे आपने अभी यहाँ पे यहाँ तक ड्रॉ किया है और आप चाहते हैं आप इसको एडजस्ट करें, तो आप इस एंकर को पकड़ के मूव नहीं कर पा रहे। ठीक है। ये नया पॉइंट ड्रॉ करने लगता है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल प्रेस करना है और आप इस डॉट को भी हिला सकेंगे कि जो आपने नया एंकर पॉइंट लगाया था आप उसे भी मूव कर सकेंगे। ठीक है। और आप ऑल्ट पकड़ के अगर इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे जो आपका एंकर पॉइंट है, तो आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो माइनस हो जाएगा।
और फिर आप हैंडल से इजीली जो है वो कंट्रोल के साथ हैंडल से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हैंडल एडजस्टमेंट के लिए होता है, और ये हर एंकर का अपना हैंडल होता है। आप चाहें तो इसे एडजस्ट कर सकते हैं हर एंकर को, किसी भी वक्त लगाने के बाद भी किसी भी वक्त आप इस एंकर को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। सिर्फ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए अब मैं अगला पॉइंट जहां भी लगाऊंगा वो इस लास्ट एंकर के बाद से अगला पॉइंट ड्रॉ कर देगा, जैसे उसने ये ड्रॉ कर दिया। अब मैंने इसको पकड़ के मूव नहीं किया कहीं भी, तो उसने इसके लिए हैंडल्स नहीं जनरेट किए, क्योंकि ये सीधा पॉइंट था। ठीक है, जब भी मैं कर्व ड्रॉ करूंगा तो वो उसके लिए हैंडल्स ड्रॉ कर देगा। फिर अगला पॉइंट क्लिक करूंगा तो वो अगले पॉइंट पे ले जाएगा, और इसने शेप इन क्लोज कर दी। पेन टूल समझ आ रहा है? कमॉन, इतनी देर क्यों लग जाती है तुम लोगों को आंसर करते हुए? हम्म। अच्छा, सवाल ये है कि सर प्रैक्टिकली पेन टूल इस्तेमाल किधर होता है? पेन टूल प्रैक्टिकली, कर्व वाला पार्ट दोबारा बता दो। अच्छा, बताता हूँ। जो पेन टूल है वो एक्चुअली प्रैक्टिकली इस्तेमाल होता है ट्रेसिंग में। जब मुझे किसी ऑब्जेक्ट को ट्रेस करना होता है इन अ वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है और मैं उसे ट्रेस करना चाह रहा हूँ, मेरे पास वो ऑब्जेक्ट की रास्टर कॉपी मौजूद है। ठीक है, वेक्टर डेटा नहीं है मेरे पास, रास्टर एक तस्वीर है मेरे पास, उसमें मोबाइल बना हुआ है। ठीक है, अब मैं उस मोबाइल का शेप ट्रेस करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे ट्रेस करूंगा? ठीक है, तो उस शेप को वेक्टर फॉर्मेट में ट्रेस करने के लिए मैं पेन टूल इस्तेमाल करता हूँ। कर्व वाला पार्ट मैं आपको बता देता हूँ। कर्व वाले पार्ट में मैंने ये बताया था कि सिर्फ स्ट्रेट पॉइंट ड्रॉ नहीं करता। अगर आपने नेक्स्ट पॉइंट लगाने के बाद अपना माउस मूव किया बगैर माउस का क्लिक छोड़े, तो ये क्या करेगा? आपको एक हैंडल दे देगा जिससे आप कर्व्स ड्रॉ कर सकते हैं अपनी मर्जी के। ठीक है, अब ये आप जब चलाएंगे तब आपको इसका ज्यादा अंदाजा होगा कि आप किस तरह कर्व्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ड्रॉ करेंगे और नेक्स्ट कर्व ड्रॉ करना शुरू कर देंगे, तो उसी पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का कर्व दे देगा आपको, और उस कर्व को आप उसके हैंडल्स से एडजस्ट कर सकते हैं। हैंडल्स या पॉइंट्स को मूव करने के लिए मैंने आपको बताया कि आप कंट्रोल का की प्रेस करके, ये आपका माउस में चेंज हो जाएगा आपका आइकन ना, तो फिर आप उसे मूव करा सकते हैं। पॉइंट को भी मूव करा सकते हैं, आपके हैंडल को भी मूव करा सकते हैं। हैंडल से आपका एंगल चेंज होता है, आपकी लाइन का आपका कर्व चेंज होता है। ठीक है, और पॉइंट से आपके एंकर की पोजीशन चेंज होती है कि आपने एंकर लगाया किधर है। ठीक है, और आप पूरे पाथ में किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट करके उसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं। अगर वो कर्व पॉइंट है तो उसके दोनों आपको हैंडल्स भी मिलेंगे जिससे आप उसे एडजस्ट करें आगे पीछे, और अगर वो स्ट्रेट पॉइंट है तो वो आपको सिर्फ पॉइंट एंकर पॉइंट मिलेगा जिसे आप मूव करा सकते हैं अपने पाथ पे कहीं भी आगे पीछे। ठीक है, कर्व समझ आ गया? लेट जैसे आपने ये अगला पॉइंट लगाया है यहाँ पे। ठीक है, आपका अगला पॉइंट है ये। अब आप चाह रहे हैं कि आपके अगले पॉइंट को आप जो है वो मूव कराएं, या आपके एंकर को मूव कराएं, तो आप इससे एंकर को डायरेक्टली यहाँ से मूव कर सकते हैं, सॉरी, आपके एडजस्टर हैंडल को यहाँ से मूव कर सकते हैं कंट्रोल का की प्रेस करते हुए। आप कंट्रोल का की प्रेस करेंगे तो वो माउस पेन का जो आइकन है वो चेंज हो जाएगा माउस। अब जो माउस में चेंज हो गया है तो फिर उसके बाद जो है आप इसके साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक, और अगर आपको ये लाइन हटानी है, ये वाली आगे वाला हैंडल हटाना है, तो आप ऑल्ट के साथ इस एंकर पॉइंट पे क्लिक कीजिए। ठीक है, ऑल्ट के साथ इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ से अगला हैंडल हटा के दे देगा। समझ आ गया? अभी हम देख लेते हैं, कोई एक इमेज उठा लेते हैं। सिंगल्स।
कर लेते हैं। बाय द वे अनस्प्लैश पे आपको जितनी भी तस्वीरें हैं वो सारी फ्री मिल जाती हैं। तो आप बहुत सारी तस्वीरें जो है वो हाई क्वालिटी इमेजेस अनस्प्लैश से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने असाइनमेंट के लिए भी तस्वीरें अगर देखनी है तो आप उसे अनस्प्लैश से जाके ढूंढ लीजिएगा, आपको कोई ना कोई अच्छी इमेज मिल जाएगी जो मैंने आपको टास्क दिए हैं उसके लिए। ठीक। मेरे पास ये एक इमेज आ गई, बॉक्सिंग ग्लव्स। ठीक है। जी जैन, क्लासरूम में ही आएगा। ओके। तो हमारे पास ये बॉक्सिंग ग्लव मौजूद है, जिसे हमने क्या करना है, एज अ शेप ट्रेस करना है। ठीक है, एज अ शेप ट्रेस करना है। मुझे इसकी शेप निकाल के लानी है। मुझे ये बॉक्सिंग ग्लव कट आउट नहीं करना है इसके अंदर से, मुझे ये शेप चाहिए एक्चुअली। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना पेन टूल सेलेक्ट करूंगा और पेन टूल से एंकर पॉइंट्स लगाना शुरू करूंगा। ठीक है? अब आपको जो है वो इसमें मास्टरी हासिल होनी चाहिए पेन टूल चलाने के लिए ना, कि आपके कीज के साथ आपकी एडजस्टमेंट और आपके पेन टूल के साथ आपकी एडजस्टमेंट बहुत अच्छी सेट हुई भी हो, ताकि आप जो है वो कम से कम तकलीफ के साथ इसको जो है वो ड्रॉ कर सकें। मैं एक रफ सी सिलेक्शन बना लेता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। ये मेरे पास सिलेक्शन आ गई। विद सिलेक्शन का जो मेरा दिल चाहे वो मैं कर सकता हूँ। जैसे से मैंने इसके अंदर फिल ले लिया रेड का। ठीक। तो अब ये मेरे पास वो शेप निकल कर आ गया उस वेक्टर ऑब्जेक्ट का, उस ऑब्जेक्ट का वेक्टर शेप निकल कर आ गया जो मुझे रिक्वायर्ड थी। जैसे कि बॉक्सिंग ग्लव्स था, अगर मैंने सही से ट्रेस किया होता तो ये और अच्छे से आता। ठीक है। तो इसके पेन टूल के भी डिफरेंट काम हैं, डिफरेंट पर्पस हैं, जिन पे हम शायद नेक्स्ट क्लास में या उससे आगे किसी क्लास में देखेंगे कि किस तरह जो है ऐसे वेक्टर्स ट्रेस किए जाते हैं और क्यों किए जाते हैं, क्यों वेक्टर्स निकाले जाते हैं। तो आज की क्लास में से किसी को कोई सवाल या जवाब तो पूछना है।